आज हम बात करेंगे स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। जब भी कोई आप रिसर्च करोगे, रिसर्च की जो प्रक्रिया होती है उसके कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जो ऑलरेडी एक निर्धारित मानक के अनुसार फिक्स किए गए हैं। आपको उसी के अंतर्गत उन्हीं जो स्टेप्स हैं उसी को फॉलो करते हुए आपको अपना रिसर्च प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। अब उससे क्या होगा कि जो प्रोटोकॉल है अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपका जो रिसर्च है वो वैलिड होगा, डायनेमिक होगा, कहीं रुकेगा नहीं, एक फ्लो के साथ आगे बढ़ेगा, यूज़फुल होगा पब्लिक के लिए। तो वही यहाँ पे लिखा है कि किसी भी क्षेत्र या कोई विषय में अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो करने के लिए एक निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुसरण अत्यंत आवश्यक है, ताकि किए जाने वाला जो भी आपका रिसर्च है वो वैलिड हो, डायनेमिक हो, यूज़फुल हो पब्लिक के लिए। उस निर्धारित प्रोटोकॉल से कुछ निर्धारित क्रमबद्ध स्टेप्स होते हैं जो कि निम्नलिखित है। इन्हीं स्टेप्स के बारे में आज हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च में। पहले नंबर पे है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहला होता है कि आपको जो भी रिसर्च करना है उसकी जो प्रॉब्लम है, जो भी आपका टॉपिक है उसको आप सेलेक्ट करो। दूसरा क्या होगा, अब उसको डिफाइन करो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और एक स्टेटमेंट अपना दो। तीसरे स्टेप्स पे क्या होता है, रिव्यू करना लिटरेचर को। चौथे पे क्या होता है, जनरेशन ऑफ एक हाइपोथेसिस, परिकल्पना विकसित करना। पांचवा स्टेप होता है एम एंड ऑब्जेक्टिव। छठा होता है मटेरियल एंड मेथड्स। सातवां होता है ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। तो ये मेन हमारे 7 स्टेप होते हैं किसी भी रिसर्च को पूरा करने के लिए, और इसी के अंतर्गत हम स्टेप वाइज इनकी डेफिनेशन देखेंगे, क्या क्या इनके अंतर्गत आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके बाद है और भी है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन ऑफ रिजल्ट के बाद कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा। ये स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा है, यहाँ पे हमें इतने डिटेल्स में नहीं देखना है। मेन जो है हमारे ये हैं ऑब्जर्वेशन रिजल्ट तक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो आप सबसे पहले सोचो कि आपको कोई रिसर्च प्रॉब्लम है, उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी रिसर्च प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रिसर्च का, हमारा टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि जिस पे कोई अभी तक कुछ नया हम ऐड कर सकें। अभी तक जितना भी रिसर्च हुआ है या उस टॉपिक पे कुछ भी किसी ने बताया तो उसमें हम अपना कुछ योगदान दे सकें, ऐसा रिसर्च टॉपिक होना चाहिए। लोगों के लिए हेल्पफुल होनी चाहिए। कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हमें नहीं चूज़ करना, या बहुत ही वास्ट या कहें बहुत ही नैरो सब्जेक्ट हमें नहीं चूज़ करना। तो वही यहाँ पे लिखा है कि यह रिसर्च का सबसे प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्टेप है। जिस विषय पर आपके द्वारा अनुसंधान किया जाना है उस विषय या कहें प्रश्न या कहें समस्या का चयन करना है। रिसर्च प्रॉब्लम का चयन करते समय 2 बातों का ध्यान अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला, आपके द्वारा किए जाने वाला रिसर्च से पूर्व के ज्ञान कोश में कुछ नया जुड़ सके, हमने ऑलरेडी देख लिया। आपके द्वारा किए जाने वाला रिसर्च जन के लिए उपयोगी होना चाहिए, भी हम देख चुके हैं। फिर है कि रिसर्च प्रॉब्लम का चयन करते समय किन कथनों को छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहला है कि कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट नहीं चूज़ करना है। ऐसा सब्जेक्ट नहीं चूज़ करना है कि जो बहुत नैरो हो या बहुत ही वास्ट हो, ब्रॉड हो, ऐसी समस्या को हमें सेलेक्ट नहीं करना है। तो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के अंतर्गत हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि हम सेकेंड स्टेप है, आपने जो भी है उसको डिफाइन करोगे रिसर्च प्रॉब्लम को और एक स्टेटमेंट अपना दोगे। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जिस रिसर्च प्रॉब्लम का रिसर्चर द्वारा चयन किया गया है उसका सीधे शब्दों में कथन करना अत्यंत आवश्यक है। जो भी आप रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो उसको सीधे शब्दों में कथन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों को समझ में आ सके। और क्या होता है कि जो भी आप ले रहे हो टॉपिक, उसको क्या है कि जब भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो अपना, तो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना भी ज़रूरी होता है। तो यही लिखा है कि जिस विषय का रिसर्चर द्वारा चयन किया गया हो उसको डिफाइन करने के लिए उस विषय से ही संबंधित, अदर सब्जेक्ट से नहीं, उसी विषय से ही संबंधित साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे, तो है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिसर्चर जो है, अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर से क्या समझ रहे हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कि अभी तक उससे जो भी आप रिसर्च टॉपिक है उससे जुड़ी हुई जितनी भी संहिताएं हैं, जितनी भी बुक्स हैं, या जितने भी आपके मैगजीन्स वगैरह में जो जितने भी आपके जर्नल्स निकल रहे हैं, जितने भी पेपर पब्लिश हो रहे हैं, जितने भी आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल हैं, उनका आप मतलब अध्ययन करो, उनके बारे में आप बहुत ही अच्छे से नॉलेज गेन करो। तो यही यहाँ पे लिखा है कि रिसर्चर को रिसर्च स्टार्ट करने से पहले
अनुसंधान के विषय से संबंधित साहित्य से गहनता से अध्ययन कर लेना चाहिए। तो आपको जिस टॉपिक पे रिसर्च करना है उससे रिलेटेड जो भी साहित्य हैं, जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, उनकी गहनता से आपको अध्ययन करना है और उस विषय पर अब तक हुए अनुसंधानों का भी अध्ययन करना है, जिससे अभी तक जितना भी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अभी तक रिसर्च हुए उनके बारे में भी आपको अध्ययन करना है, जिससे यह पता लगा सके कि उस विषय पर क्या कार्य हो चुका है तथा एवं क्या कार्य किया जाना शेष है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा और जो भी गलती हुई रहेगी आप उसे नहीं दोहराओगे और जन सामान्य के लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा और आप कुछ नया ऐड कर पाओगे उस रिसर्च में। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे और कहाँ से हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम अपने जो बुक्स हैं कहाँ कहाँ अवेलेबल होंगे या जो भी उससे रिलेटेड रिसर्च है उसको कहाँ से हम मतलब पढ़ेंगे। तो लिखा है कि रिसर्चर को समय समय पर प्रकाशित होने वाली जितने भी जर्नल्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स निकलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, उनका अध्ययन करते रहना चाहिए। तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे स्टेप की, जो है कि जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि हम एक परिकल्पना विकसित कर रहे हैं। ये परिकल्पना होती क्या है? तो ये परिकल्पना वो होती है जो कि एक रिसर्चर जो होता है वो उस परिकल्पना को प्रूफ करता है, और जो एक हाइपोथेसिस है यानी कि जो परिकल्पना है वो अनुसंधान करता है, यानी कि रिसर्चर द्वारा भविष्य में जो भी जितने भी अध्ययन किए जाते हैं वो उसका जो बेस होता है वो यही हाइपोथेसिस होती है, यही परिकल्पना को आधार बना के वो आगे फर्दर अध्ययन करता है। उसके एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो एग्जाम्पल है जैसे कि आयरन को अगर आप आईएम रूट से देंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि ओरली रूट से दे रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि आयरन आईएम रूट के द्वारा दिए जाने पर ओरली रूट की तुलना में कम प्रभावशाली है। तो ये हमने एक अपना स्टेटमेंट दिया, यानी कि हमने एक हाइपोथेसिस जनरेट करी, एक परिकल्पना विकसित करी जिसको कि हम आगे जाके प्रूफ करेंगे। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस। ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है कि एक अच्छी हाइपोथेसिस के क्या कैरेक्टर होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो हाइपोथेसिस आपकी है, जो आपने परिकल्पना विकसित की है, वो लॉजिकल होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। दूसरी है कि जो हाइपोथेसिस हमारी है वो निश्चित रूप से परिवर्तनशील होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अगर आपने कोई चीज़ कह दिया, आपने कोई परिकल्पना विकसित कर दी तो क्या पता वो उसके जो रिजल्ट आए वो पॉजिटिव भी आ सकते हैं, निगेटिव भी आ सकते हैं। तो हम उन दोनों अवस्थाओं में हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। तो यहाँ पे कि परिवर्तनशील होनी चाहिए। जैसे लिखा है कि आईएम रूट से अगर दिया गया तो कम इफेक्टिव होगा, तो हो सकता है ये गलत हो। तो यही तीसरा पॉइंट है कि हाइपोथेसिस की भाषा ऐसी न हो जो कि स्वयं के परिणाम के प्रति कठोर हो, अर्थात रिसर्च में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं और इसको दोनों अवस्थाओं में स्वीकार करना चाहिए। तो ये हमारी हो गई हाइपोथेसिस के बारे में। हमारा जो 5वां स्टेप आता है वो है एम एंड ऑब्जेक्टिव, यानी हमारा उद्देश्य और उस उद्देश्य को पूरा करने के क्या साधन है उसके बारे में बात करते हैं। तो 5वां स्टेप है, उसमें लिखा है कि जो आप कोई भी रिसर्च है उसको प्रपोजल के अंतर्गत एम होता है, उसके अंतर्गत ये होता है कि जो भी इच्छित परिणाम से होता है जिसको कि एक रिसर्चर प्राप्त करना चाहता है, एम हम उसे कहते हैं। जो इच्छित परिणाम को प्राप्त करना चाहता है, कोई भी अनुसंधान करता होगा जब भी रिसर्च स्टार्ट करेगा तो उसके कुछ उद्देश्य होंगे, वो कुछ एम के साथ स्टार्ट करता है। तो वो जो एम है वो इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राप्त करना चाहता है। एक प्रभावशाली अनुसंधान प्रस्ताव वह कहलाता है जिनमें उद्देश्य की 2 या 3 होती हैं। क्या होता है कि एक से ज़्यादा उद्देश्य हो सकते हैं किसी भी रिसर्च के। अगर हम रिसर्च का प्रपोजल डाल रहे हैं तो उसमें वो इफ़ेक्टिव ज़्यादा है अगर उसमें एक से ज़्यादा हमारे एम है, वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है अगर एक से ज़्यादा एम होते हैं किसी भी अनुसंधान के प्रपोजल में। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, हमने पहले ही देख लिया था, जो भी हमारा एम है उसको पूरा करने के लिए जो भी साधन होते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो उसी को लिखा है कि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जिन साधनों या उपकरणों का उपयोग अनुसंधान के द्वारा किया जाता है उन्हें ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और प्रत्येक एम को प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्टिव एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोई उद्देश्य उसको प्राप्त करने के लिए एक से ज़्यादा साधन हमारे पास हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई। अब हम आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एक लेआउट होता है किसी भी एम को प्राप्त करने का।
एम की पूर्ति हेतु जो भी हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति हेतु ऑब्जेक्टिव के फिक्स क्रमबद्ध स्टेप्स होते हैं जिनके माध्यम से एम तक पहुंचा जाता है, प्राप्त किया जाता है। एम और ऑब्जेक्टिव के अनुसंधान प्रस्ताव में रखने से किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? तो यहाँ पे है कि प्रत्येक जितने भी हमारे एम होते हैं वो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होने चाहिए एवं ऑब्जेक्टिव को उल्लेखित करते समय बताया जाना चाहिए कि वो किस प्रकार एम को पूरा करेंगे। हमारे एक से ज़्यादा साधन हो सकते हैं किसी भी एम को प्राप्त करने के लिए, और जब भी हम उसको डिफाइन करें तो हम बताएं कि किस तरीके से किसी एम को, यानी हमारा जो उद्देश्य है उसको किस तरीके से पूरा करेगा। दूसरा पॉइंट है कि अनुसंधान के लिए निर्धारित समय से ही पूर्ण किया जा सकने वाला उद्देश्य रिसर्चर द्वारा चुना जाना चाहिए। उस रिसर्चर जो होता है उसके द्वारा ऐसा एम चूज करना चाहिए जो कि एक निर्धारित, जो भी एक समय सारणी दी गई है उसके बीच में अपना जो रिसर्च है उसको कंप्लीट कर सके। तीसरा पॉइंट है कि अनुसंधान के दौरान नैतिकता, मानव अधिकार या पर्यावरण इत्यादि संबंधित आने वाली समस्याओं के समाधान का उल्लेख भी एम एंड ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत ही होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हो गए एम एंड ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी अपना रिसर्च कर रहे हो, जब भी आप एम एंड ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको इन बातों का ध्यान रखना है। हमें क्या नहीं करना है, व्हाट शुड बी अवॉइड। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव अत्यंत विस्तृत एवं अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत नहीं होना चाहिए और नहीं बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। एम बहुत अधिक आशावादी प्रवृत्ति वाले नहीं लिखे जाने चाहिए, क्योंकि जो उद्देश्य ये बहुत ही हमेशा पॉजिटिव नहीं लिखा जाना चाहिए, निगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, तो बहुत आशावादी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। एम को लिखते समय अर्थात उसकी सूची बनाते समय उसकी पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि एक से अधिक अगर एम है आपके रिसर्च में तो वो ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है। तो वही है कि जब भी आप कोई एम, एक से ज़्यादा एम है तो उनको एक सीरियल नंबर में लिखोगे 1 2 3 करके, तो उनके जो है एक से ज़्यादा बार सेम एम को रिपीट नहीं करना है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है मटेरियल एंड मेथड्स एंड मेथडोलॉजी। जो होता है अनुसंधान का प्रस्ताव का वह भाग या अवयव है जो बताता है कि अनुसंधान यानी रिसर्च के जो एम है की प्राप्ति किन प्लान के तहत की जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा मटेरियल। अब यहाँ पे और डिटेल में देखते हैं कि जो मेथड्स होते हैं इन प्रक्रियाओं को कहते हैं जिनके द्वारा आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण, यानी जो भी हमारा डेटा है उनको कैसे कलेक्ट कर रहे हैं और उनकी एनालिसिस किया जाता है, ये मेथड्स के अंतर्गत आता है। आप एग्जाम्पल से समझो, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक रिसर्च का जो प्रपोजल हम दिए हैं, एक कंपेरेटिव स्टडी हो, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, एक रिसर्च प्रपोजल हमने डाला कि कंपेरेटिव स्टडी करेंगे हम बिडंग आदि लौह का और उद्वर्तन का इन द मैनेजमेंट ऑफ स्थौल्य। हमने अपना एक रिसर्च प्रपोजल भेजा कि हमें कंपेरेटिव स्टडी करना है बिडंग आदि लौह की और उद्वर्तन की एक स्थौल्य के पेशेंट में कि कैसे काम कर रहे हैं। तो उपर्युक्त रिसर्च में जितने भी पेशेंट हम शामिल करेंगे वो क्या होंगे, वो रिसर्च के मटेरियल कहे जाएंगे। जैसे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, 20 पेशेंट लिए, 20 पेशेंट में हमने विडंग आदि लौह दिया, 20 पेशेंट का ग्रुप था उनमें हमने उद्वर्तन दिया। तो ये जो ग्रुप हैं, ये जो पेशेंट हैं, ये हमारे मटेरियल होते हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए। तो इस तरीके से मटेरियल हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं हम मेथड की। तो मेथड क्या होगी, कार्यविधि, किस तरीके से ये जो मटेरियल हैं कैसे काम कर रहे हैं या हम किस तरीके से रिसर्च प्रोसेस कर रहे हैं। लिखा है कि जिस विधि से अनुसंधान में शामिल जो भी पेशेंट हैं और उनमें जो भी औषधि दी जा रही है उनका अध्ययन किया जाएगा, वह मेथड कहलाता है। किस तरीके से हम कर रहे हैं, जो हमारी विधि है जो उसको हम बोलेंगे मेथड। रिसर्च में लोगों को शामिल करने में कुछ क्राइटेरिया होती है। हाँ, मेथड के अंतर्गत आता है कि जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हो, जो भी हम ग्रुप डिसाइड करते हैं उसके पीछे कुछ क्राइटेरिया बताई गई हैं। अगर वह व्यक्ति पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है तो उसको हम उस रिसर्च का पार्ट बनाते हैं। जैसे उसको इंक्लूजन क्राइटेरिया, मतलब उस इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंतर्गत आएगा।
और अगर उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको उस ग्रुप से बाहर कर देते हैं, तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो जाते हैं। रोगियों को रिसर्च में शामिल करने और बाहर करने हेतु जो सर्वे, इंटरव्यू, ओपीडी, आईपीडी, कैंप्स इत्यादि का सहारा लिया जाता है। कोई सर्वे किए, वहाँ से डेटा कलेक्ट किया, इंटरव्यू लेके किया, तो फिर हम जो क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं अगर वो उसको फॉलो करेगा तो उसको हम उस ग्रुप में रखेंगे, अपने रिसर्च का पार्ट बनाएंगे। अगर उस क्राइटेरिया को नहीं फॉलो करेगा तो हम अपने रिसर्च का पार्ट नहीं बनाएंगे, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये मेथड हो गया। इस मेथड के द्वारा हमने अपने पेशेंट को सेलेक्ट किया, ये मेथड हो गया, पूरा प्रोसेस ऐसे करना है। फिर उसके बाद हमने उस पर रिसर्च स्टार्ट करी, जिसका कि मटेरियल हमारा पेशेंट जो है मटेरियल है, और पेशेंट पे किस तरीके से हम पेशेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या हमारी क्राइटेरिया है, और अपनी औषधि किसको देना है किसको नहीं देना, ये सब हमारा आता है मेथड्स के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं 7वें पॉइंट की, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो। यहाँ पे हमने पहले ही लिया था कि एक ओबीस पर्सन था, वहाँ पे हम अपनी मेडिसिन का कंपेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे है कि ओबेसिटी के अध्ययन में रिसर्चर अपनी औषधि के परीक्षण से पूर्व, जब अपनी औषधि दे रहा है उससे पहले और उसके औषधि का जो टाइम पीरियड है उसके ख़त्म होने के बाद, दोनों अब देखेंगे हम 7वां पॉइंट है जो आपका ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। और यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि हमने जो भी मतलब हमने कोई अपने 2 ग्रुप डिसाइड करते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। हमने उनमें अपनी मेडिसिन दी और हमने उसका ऑब्जर्व किया कि क्या हमें डिफरेंस मिला। तो ओबेसिटी के अध्ययन में हमने सबसे पहले ओबीस पर्सन में लिया था। तो यहाँ पे है कि ओबेसिटी के अध्ययन में रिसर्चर जो होगा अपनी जो भी मेडिसिन है, रोहितक अरिष्ट है या लौह आसव है या उद्वर्तन कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि अपनी जो भी मेडिसिन है उसको देगा और परीक्षण से पहले और परीक्षण के बाद के रिजल्ट को कंपेयर करेगा। जैसे कि उसने परीक्षण मतलब औषधि देने से पहले उसके वेट को, बॉडी फैट को। अब हम बात करेंगे 7वां पॉइंट जो है हमारा ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन यानी हम ऑब्जर्व करेंगे, हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं हम उसके जो भी रिजल्ट हैं या जो भी परिणाम है उसको डिसाइड करने से पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। लिखा है कि अगर ओबेसिटी के अध्ययन में रिसर्चर अपनी औषधि के परीक्षण, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं कि अगर कोई ओबीस पर्सन है, हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं अपनी मेडिसिन से, तो हम अपनी मेडिसिन को देने से पहले और मेडिसिन का जो भी टाइम पीरियड है उसके ख़त्म होने के बाद रोगी का हम वेट मेज़र करेंगे। पहले भी वेट मेज़र करेंगे, बाद में भी करेंगे, उसका बॉडी फैट परसेंटेज देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल देखेंगे, इन सब की जांच करके तुलना करते हैं। तो ये सिंपली ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे कोई पेशेंट आया, हमने उस पर अपनी मेडिसिन दी, अपनी मेडिसिन देने से पहले हमने उसका वेट मेज़र किया, और मान लो कोई पेशेंट है जिसका वेट 35 kg था मेडिसिन देने से पहले, और मेडिसिन देने के बाद उसका वेट 30 kg हो गया। तो ये हमारा जो रिसर्च है, हमने जो हाइपोथेसिस जनरेट करी थी, हमारा जो हाइपोथेसिस थी वो हमारी पॉजिटिव हुई। यहाँ पे हमने जैसा अपना एक एम था उस पे था कि हम अगर ये मेडिसिन दे रहे हैं तो उस व्यक्ति का या रोगी का जो वेट है वो कम होगा। तो एक पॉजिटिव हुआ भी ऐसा। रिजल्ट क्या होता है, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन से जो हमें डेटा प्राप्त हो रहा है उसका स्टैटिकल विश्लेषण करना है। स्टैटिकल यानी सांख्यिकी विश्लेषण करने के पश्चात यह पता लगाना कि क्या यह औषधि परीक्षण सकारात्मक है या नकारात्मक, उसे रिजल्ट कहते हैं, परिणाम कहते हैं। तो हमने पहले ही देख लिया, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। रिजल्ट को सिग्निफिकेंस वैल्यू में दर्शाया जाता है। ठीक है, हमेशा रिजल्ट को सिग्निफिकेंस वैल्यू में ही दर्शाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने देखा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं रिसर्च प्रोसेस के, पूरे क्या क्या स्टेप्स होते हैं। 7 स्टेप हमने मेन देखा। तो इस तरीके से ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ।